फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था जो एफसीआई का आपका सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में पॉइंट है वो है एग्रो इकोलॉजी, और ये मेंस का भी जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जिन्होंने लिया यूपीएससी में उनके सिलेबस में भी एग्रो इकोलॉजी है, और जो भी यूपीएससी का डीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके सिलेबस में भी है। तो लगभग मोस्टली सिलेबस में है, तो ये वीडियो भी जो है वो सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक, सो एग्रो इकोलॉजी जो है, जो प्रीवियस वीडियो है उसका पीडीएफ बहुत लोग मांग रहे हैं, तो दोनों जो वीडियो आए हैं उनका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं लिंक दे दूँगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये भी पीडीएफ जो है मैं वो इसके बाद शेयर कर दूँगी वीडियो के बाद। सो एग्रो इकोलॉजी क्या होता है? जनरल वे में एग्रो इकोलॉजी जो होता है इट्स अ साइंस, क्योंकि एग्रीकल्चर भी साइंस और इकोलॉजी इज़ ऑल्सो साइंस। तो ये एक साइंस भी है जिसके अंतर्गत प्रैक्टिसेस होते हैं और मूवमेंट होते हैं, यानी साइंस के साथ साथ प्रैक्टिस एंड मूवमेंट भी है इसके मतलब एग्रो इकोलॉजी में। और बेसिकली ये बेस्ड किस पे रहता है, यानी हर चीज़ें किसी न किसी के ऊपर बेस्ड रहती हैं, है ना। तो उसी तरह से ये बेस्ड रहता है। एग्रीकल्चर तो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड है। बट साथ साथ जो लोकल नॉलेज होता है, फार्मर के लोकल जो वेराइटीज़ नॉलेज होता है, ये यानी उसको ट्रेडिशनल नॉलेज हम बोल सकते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। सो एग्रो इकोलॉजी जो है, क्योंकि ये इकोलॉजी है यहाँ पर इकोसिस्टम से रिलेट करता है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी इंक्लूडेड होता है। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बोथ। सो बेसिकली ये क्या है, जैसा कि आपको पता है कि आपको कोई नदी या कोई मतलब स्थान है, वन प्लेस से अनदर प्लेस आपको जाना है, बट बीच में अगर आपकी कोई रिवर है या नदी है तो आपको क्रॉस करने में आप कैसे क्रॉस करेंगे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, और इतने बड़ी रिवर को आप स्विम भी नहीं कर सकते। तो ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है जिससे कि आप इस स्थान से उस स्थान क्रॉस कर पाए। उसी तरह से यहाँ पर ये जो साइंस है, जो कि एग्रो इकोलॉजी साइंस यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक ब्रिज के रूप में वर्क करता है, जिससे कि जो इकोलॉजिकल नॉलेज है वो सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उन तक पहुँच पाए। ठीक है, तो किसके माध्यम से ये इकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो सोशो इकोनॉमिक लेवल पे पहुंचता है? दिस एग्रो इकोलॉजी के थ्रू। तो दिस इज़ वर्क काइंड ऑफ ब्रिज। तो मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली ये जो है, इट इज़ अ साइंस दैट ब्रिजेस इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इट कैन वर्क एट वेरियस लेवल लाइक फार्म, कम्युनिटी, नेशनल, रीजनल एंड सो ऑन दैट. So the biological processes the enhanced using the agroecological principles, and these principles they can be shared via the farmers to farmer exchanges. Now बेसिक क्या है, एग्रो इकोलॉजी जो है उसकी ज़रूरत हमको मतलब उसकी ज़रूरत बेसिकली बॉटम अप से है हमको, ताकि बॉटम अप से हम यूज़ करेंगे बिल्डअप करने के लिए एग्रो इकोलॉजी की ज़रूरत है हमको। इससे क्या होता है, बेसिकली मैं बॉटम अप से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सोशल मूवमेंट है वो पहले रूरल एरिया से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है एग्रो इकोलॉजी दे नीड टू बी बिल्ड फ्रॉम द बॉटम अप, स्पेशली थ्रू सोशल मूवमेंट इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ को पहला मतलब जो है हम इम्पोर्टेंस देंगे यहाँ पर। देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट सम अलाइंसेस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। सो यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी ये एज अ पिलर वर्क करेगा फॉर द फूड सोवर्जिनिटी फ्रेमवर्क, जिससे कि ये क्या कर रहा है, दिस प्रमोट द प्रोविज़न ऑफ द लैंड, वाटर, सीड एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस जो भी लैंडलेस पीपल हैं अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि नीड है कि जो बॉटम अप लोग हैं, यानी जो रूरल एरिया में और उस रूरल एरिया में भी जो स्मॉल फार्मर्स हैं और या फिर जो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब फार्मिंग के लिए लैंड ही अवेलेबल नहीं है, तो ये एज अ पिलर के रूप में वर्क करता है, जिससे कि फूड सोवर्जिनिटी जो है उसको उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये प्रमोट करता है या प्रोविज़न यानी प्रोवाइड करना
लैंड, वाटर और सीड और जो भी अदर इनपुट्स हैं जो फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, जो कि फार्मर जो स्मॉल फार्मर्स है जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज़ें प्रोविज़न कराना यानी प्रोवाइड कराना। और ऐसे जो फार्मर जो कि लैंडलेस फार्मर्स हैं या लैंडलेस जो पीपल हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल कराना। तो आप फिगर पहला देखिए, ठीक है, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है ये। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। Agroecology, they combine elements of traditional farmers' knowledge with element of modern ecology, social and agronomic sciences, creating a dialogue of wisdoms from which principle for the designing and managing biodiverse and resilient farms are derived. So agroecology basically सारी चीज़ों से रिलेटेड है, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंटो इकोलॉजी, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें एग्रोइकोलॉजी को बनाती है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर जाते हैं। तो हमको इसमें ट्रेडिशनल जो फार्मर का नॉलेज है, ठीक है, ये भी यूज़ हम करते हैं। तो इससे जो एग्रोइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है और उसके कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी फॉर्म्स है वो सब हम भी देख लेंगे। बेसिकली पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन फार्मर्स फील्ड, ठीक, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। तो ये आप डायग्राम एग्ज़ाम में बना सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी, ठीक, हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये, 1 मिनट, ओके। फिगर से आप, ठीक है, चीज़ें क्लियर, मैंने भी जो बोला वही फिगर में है कि जो फिगर पॉइंट जो सॉरी ये फिगर है जो पहला, इसमें यही बोला है कि ये एक साइंस प्रैक्टिस एंड एक मूवमेंट है। बेसिकली बेस्ड ऑन होता है साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में। साइंटिफिक नॉलेज में आपके जो भी साइंटिस्ट मतलब रिसेंट नॉलेज है उनके बेसिस पे, लाइक बायोलॉजिकल कंट्रोल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, बेसिक एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये सारी चीज़ें, और ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सारे का कॉम्बिनेशन एग्रोइकोलॉजी जो होता है फिर उस पर बेस्ड होता है। नाउ हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, ठीक। नाउ तो जैसा कि मैंने बताया, एग्रोइकोलॉजी इज अ साइंस दैट ड्रॉ ऑन अ सोशल, बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड इंटीग्रेट दिस विथ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड फार्मर्स नॉलेज। सो दिस गिव राइज टू बेसिक प्रिंसिपल दैट मटेरियलाइज इन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल फॉर्म। सो एट द हार्ट ऑफ द like agroecology strategy is the idea that an agroecosystem that should be mimic the functioning of the local ecosystem, so that thus exhibiting tight nutrient cycling, complex structure and enhance the biodiversity. Okay, so the expectation is that such agricultural mimics like their natural models and they can be productive, pest resistant and conservative of the nutrients. Basically हम देख सकते हैं यहाँ पर a key agroecological strategy is designing a sustainable agriculture is to reincorporate diversity into the agricultural field and the surrounding landscape. बेसिकली जो एग्रोइकोलॉजिकल जो स्ट्रेटजीज यानी जो एग्रोइकोलॉजिकल के अंतर्गत जो भी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, वो क्या करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी जो टिकाऊ खेती है उनमें फिर से या पुनः जो डाइवर्सिटी जो खो चुकी है उसको इनकॉर्पोरेट करता है एग्रीकल्चरल फील्ड और उसके साथ ही साथ जो भी लैंडस्केप एरिया है वहाँ पर। सो दिस डाइवर्सिफिकेशन एट द फील्ड लेवल दे अकर एट वेराइटीज, मिक्सचर, रोटेशन, पॉलीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, क्रॉप, लाइवस्टॉक, इंटीग्रेशन एजेक्ट्रा। तो ये सारे माध्यम हैं जो मैंने भी आपको बताया कि वैरायटी, मिक्सचर, क्रॉप रोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, एक से अधिक क्रॉप लगा सकते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड क्रॉप और लाइफ स्टॉक दोनों को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एग्रोइकोलॉजी जो है 1 मिनट is a science that draw on a social, biological and agricultural sciences that integrate this with traditional knowledge and farmers knowledge. This give rise to basic principle that materialize in specific technological forms, जिसमें कि एग्रो इकोलॉजी जो है दे हैज़
it roots in ecology, basically applying the understanding of natural ecosystem and comparing this to mechanized agro ecosystem. So यहाँ पर बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 6 प्रिंसिपल्स है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि एग्रो इकोलॉजी जो है, इसका रूट जो है वो इकोलॉजी से स्टार्ट हुआ है, और इसका यूज़ करके हम जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला है नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंतर्गत नेचर इज़ अ नेटवर्क ऑफ लिविंग सिस्टम दैट नेस्टिंग विद इन अदर लिविंग सिस्टम दैट आर द इंटरकनेक्टेड। हमको पता है हम आपस में कनेक्टेड है, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड होती है। तो जो नेचर है वो क्या है, हम पढ़ते हैं ना जाल के रूप में। तो जो नेटवर्क ऑफ द लिविंग सिस्टम, बहुत सारे जीवित जंतुओं का एक जाल है ये नेचर, जो कि एक साथ रहते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड वन इज़ द साइकिल। जो मैटर साइकिल कंटिन्यूली थ्रू द वेब ऑफ लाइफ, हेंस इकोसिस्टम डू नॉट जनरेट वेस्ट। तो मैटर साइकिल मतलब जो साइकिल हम पढ़ते हैं, फूड साइकिल और अदर जो भी रिसाइकलिंग और इस तरह चीज़ें हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में सारी चीज़ें एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। वेब ऑफ लाइफ होता है, मतलब खाद्य श्रृंखला होती है, सारी चीज़ें एक जाल के रूप में होते हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, सारी चीज़ों का रिसाइकल होता है। सोलर एनर्जी, दिस इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट ड्राइव्स ऑल इकोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, जो भी इकोलॉजिकल साइकिल है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन लाइट जो है, सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिराइव द एनर्जी ऑल इकोलॉजिकल साइकिल। तो दिस इज़ वाई एग्रो इकोलॉजी गिव एम्फेसिस टू प्लांट डाइवर्सिटी एज प्लांट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी विच ड्राइव ऑल द नेटवर्क एंड फूड वेब्स। इसलिए यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी के अंतर्गत प्लांट की डाइवर्सिटी यानी प्लांट में विविधता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स ही क्या करते हैं, जो सन रेज लेते हैं और जो सन रेज जो कि एक सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिससे कि जो भी अदर जो फूड वेब्स हैं यानी खास श्रृंखलाएँ, अदर जो भी जाल हैं, ठीक है, अदर नेटवर्क्स हैं, वो एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं वहाँ से। Now partnership, exchange of the energy and resources in an ecosystem are sustained by pervasive cooperation, not competition. The challenge this then is to design synergistic systems. यहाँ पर हमको पता है कि जो भी ह्यूमन्स एनिमल्स है वो आपस में चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। किस फॉर्म में, कॉपरेशन के फॉर्म में, यहाँ पर कंपटीशन के फॉर्म में नहीं बोला जा रहा है। और जो भी इकोसिस्टम है यहाँ पर जो भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो रिच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द इकोसिस्टम द डिराइव स्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस थ्रू द रिचनेस ऑफ द डाइवर्सिटी, बिकॉज अगर डाइवर्सिटी रिचनेस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी और जो रेजिलेंस है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और डायनेमिक बैलेंस यानी इकोसिस्टम जो है इज़ अ फ्लेक्सिबल एवर फ्लक्चुएटिंग नेटवर्क। तो यहाँ पर ये चीज़ें। नाउ द बोरोइंग फ्रॉम द एबो प्रिंसिपल, जो हमने अभी 6 प्रिंसिपल देखे, डिज़ाइन ऑफ फार्मिंग सिस्टम द बेस्ड ऑन द एग्रो इकोलॉजी, इट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल। अभी जो हमने ये प्रिंसिपल देखा उसके बेसिस पे फार्मिंग सिस्टम का डिज़ाइन जो है वो बनता है ऑन द एग्रो इकोलॉजिकल बेसिस पे, जिसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला हमको पता है, जैसे अभी हमने प्रिंसिपल में देखा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, हर चीज़ रिसाइकल हो सकती है। तो इनहेंस द रिसाइकलिंग ऑफ द बायोमास, ऑप्टिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड बैलेंसिंग द न्यूट्रिएंट फ्लो। हम अपने फील्ड में जो हमारा इनपुट है, मान लो हमको आउटपुट में कोई वेस्ट मिला, वेस्ट यानी स्ट्रॉ है, उसका हम फॉडर क्रॉप में जब हम मतलब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो हम फॉडर के रूप में, इनपुट के रूप में उस जो आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह एक फार्म का आउटपुट दूसरे फार्म के लिए एज अ इनपुट यूज़ करके हम उस वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट भी बना रहेगा, अवेलेबिलिटी सॉइल की मेंटेन रहेगी और जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट फ्लो वो भी मेंटेन रहेगा। एंड secure the favorable soil condition for plant growth, particularly by managing organic matter and enhancing the soil biotic activity.
अगर हम रिसाइकल करेंगे तो केमिकल कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर ये सब का यूज़ करेंगे, जिससे सॉइल का जो भी फिजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशन है, टेक्सचर है, पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सब मेंटेन रहेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है, बैक्टीरिया, फंजाई और जो भी चीज़ें हैं उनकी एक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट है कि हमको क्या करना है, जो सोलर रेडिएशन जो है उसका जो भी लॉसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन एयर एंड वाटर बाय द वे ऑफ माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड सॉइल मैनेजमेंट थ्रू द इंक्रीज सॉइल कवर। सॉइल क्या होता है, इरोटेट हो जाता है वाटर से, विंड से और सोलर रेडिएशन से, अगर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसको हम किस वे में कंट्रोल कर सकते हैं, हम माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट के थ्रू वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल कवर मेंटेन रहे और सॉइल इरोटेड ना हो। स्पीसीज एंड जो भी जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन है इकोसिस्टम में इन अ टाइम एंड स्पेस एट द फील्ड एंड लैंडस्केप लेवल, यानी कि यहाँ पर ये है कि जो आपका इकोसिस्टम है उसमें टाइम टू टाइम और बेसिकली स्पेस के अकॉर्डिंग फील्ड एंड जो भी लैंडस्केप एरिया है वहाँ पर हमको स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना है। इनहेंस द बेनिफिशियल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड सिनर्जिज्म अमॉन्ग द एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स दैस रिजल्टिंग इन द प्रमोशन ऑफ की इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। ठीक, तो ये पूरे 5 प्रिंसिपल है जो बेस्ड हैं, 5 जो इकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं उनके बेसिस पे। ठीक, तो दिस सम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1 मिनट। तो दिस इज द टेम्पोरल एंड स्पेटियल डिजाइन ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम एंड देयर मेन एग्रो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्रॉप रोटेशन, पॉलीकल्चर, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, और कवर क्रॉप एंड मल्चिंग, ग्रीन मैन्योर्स एंड क्रॉप लाइवस्टॉक एंड मिक्सचर। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी मैंने बोला ऊपर वही चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें इतनी समझाने वाली नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं डील करूँ ताकि वीडियो लंबा मत हो। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना हम देख लेते हैं कॉमन फीचर। तो कॉमन फीचर्स देख लेते हैं अब क्या है। सबसे पहला जो एग्रो आपका इकोलॉजी है उससे क्या होता है, वेजिटेटिव कवर मेंटेन रहता है बिकॉज एन इफ़ेक्टिव सॉइल एंड वाटर कंजर्विंग जो मेजर्स हैं उसके द्वारा। इसके साथ ही साथ हम किस तरह के प्रैक्टिसेस का, टिलेज प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मल्चिंग फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, कवर क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ ही जो भी ऐसे मेजर्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, सारे मेथड हम यूज़ करते हैं। इससे हमको रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है सप्लाई ऑर्गेनिक मैटर का। क्यों? क्योंकि हम जो कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, कवर क्रॉप, मल्चिंग सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए रेगुलर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिलते रहेगा सॉइल को। इसके साथ ही साथ क्या होगा, जो भी आपका हम एडिशन ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लाइक मैन्योर है, कंपोस्ट है, इससे आपका जो सॉइल बायोटिक एक्टिविटी है वो भी प्रमोट होगा। थर्ड वन इज द इनहेंस द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग मैकेनिज्म थ्रू द यूज ऑफ लाइवस्टॉक सिस्टम बेस्ड ऑन द लेग्यूम्स एटसेट्रा। एंड द फोर्थ वन इज द प्रमोट द पेस्ट रेगुलेशन थ्रू इनहेंस्ड एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स दैट अचीव्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग एंड कंजर्विंग द नेचुरल एनिमीज एंड एंटागोनिस्टिक। तो ये पूरे जो एडवांटेजेस हैं या कॉमन फीचर्स जो एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस का वो यहाँ पर होते हैं, यानी IPM, IDM और INM जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, एग्रो इकोलॉजी के होते हैं। बेसिकली ये कंक्लूजन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अभी जो मैंने जो भी आपको बताया कि एग्रो इकोलॉजी जो है बेसिकली हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से डाइवर्सिफाई एग्रो इकोसिस्टम डेवलप कर पाएँ, जिससे कि क्या होगा, हम एडवांटेजेस ले सकते हैं किसका, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी का। तो इस इंटीग्रेशन से क्या होता है, इन्हेंस करता है ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को एंड सिनर्जिज्म एंड ऑप्टिमाइजिंग द इकोसिस्टम फंक्शन एंड प्रोसेसेस को। एग्जांपल के लिए बायोटिक रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, बायोमास प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन, thus allowing एग्रो इकोसिस्टम टू स्पॉन्सर देयर ओन फंक्शनिंग।
So the end result of agroecological design is an improved economic and ecological sustainability of the ecosystem, hence they increase the productivity. So basically simple conclusion यही है कि जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं किसको आपका इन दो इंटरेक्शन है यहाँ पर, प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी को जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो हमको क्या होता है, बेनिफिट बहुत सारा मिलता है, जिससे कि हमारा सॉइल का कंडीशन भी मेंटेन हो रहा है और साथ साथ हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन हो रहा है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्रोइकोलॉजी में आते हैं। इसका और अच्छा मैटर मिलेगा ईजी वे में समझने वाला, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इससे ज़्यादा ईजी तो मुझे अभी मिला नहीं है, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका एमसीक्यूज़ मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि ऐसे तो इतना थ्योरेटिकल समझ नहीं आएगा, एमसीक्यूज़ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।